हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है अष्टांग हृदय के चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे और ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर वन का। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकता है, क्योंकि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में बात करी थी। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में इंपॉर्टेंट श्लोक की मार्किंग भी कराती हूँ, कौन सा श्लोक इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है दोष वगैरह सबकी बात कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग जो है रस से स्टार्ट करेंगे कि रस एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर हम इजी लैंग्वेज या फिर मॉडर्न से थोड़ा सा कंपेयर करें तो रस इज समथिंग वो टेस्ट, ठीक है। तो आयुर्वेद के अंदर जो है 6 रसों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। कितना? 6 रस। ये याद रखने की चीज़ है कि आयुर्वेद के अंदर कितने रस को हमने एक्सेप्ट किया है, आयुर्वेद ने 6 रस, ठीक है। अब वो 6 रस कौन कौन से होते हैं? दैट इज़ स्वादु मीठा होता है, अम्ल खट्टा होता है, लवण नमकीन होता है, तिक्त। तिक्त रस क्या होता है पूछने में आएगा, तो जैसा नीम वगैरह या चिरायता टाइप का होता है वो तिक्त रस कहलाता है। देन कटु रस होता है हमारा। कटु रस जो है काली मिर्ची को खाते ना, खाने में कभी आ जाती है तो कितनी ज़्यादा उष्ण गर्मी गर्मी टाइप की जलन होती है ना, वो हमारा कटु रस होता है। लास्ट इज कषाय रस, कसेला रस होता है, ठीक है। ये सभी रस जो है भिन्न भिन्न द्रव्यों के अंदर पाए जाते हैं। ये रस अंत की ओर से आगे की ओर तक बलवर्धक होते हैं। मतलब ये जो हमने 6 रस की बात करी है, इन 6 रसों को जो है हमको सीक्वेंस में ही लर्न करना है, स्वादु रस से लेके हमारा कषाय रस तक, ठीक है। सीक्वेंस में क्यों लर्न करना है? ठीक है, सीक्वेंस में हमको इसलिए लर्न करना है क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग का रस होता है इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मतलब इसको क्या बोला है? बलवर्धक बोला है। क्या बोला है? बलवर्धक। तो इन 6 रस में से सबसे ज़्यादा बलवर्धक कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा बलवर्धक जो है वो होगा हमारा मीठा रस, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस में क्या आएगा? अम्ल रस, ठीक है। देखो इस तरह से जो है हम डिसाइडिंग ऑर्डर के अंदर चलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मीठे रस में, फिर अम्ल रस में है, अम्ल रस के बाद है लवण, लवण के बाद है तिक्त, तिक्त के बाद है हमारा कटु, कटु के बाद है कषाय। इसी सीक्वेंस में हमको जो है रसों को लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये रस अंत की ओर से आगे की ओर बलवर्धक होते हैं, अर्थात मधुर रस जो है सबसे अधिक बलवर्धक होता है। और इसके बाद सभी रस जो है बाद वाले कैसे होते हैं? बलनाशक, जिनका बल जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। और इसका जो श्लोक है, श्लोक को भी लर्न कर सकते हैं, इजी श्लोक है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? रस स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय षड द्रव्यम आश्रित है यथा पूर्व बलवान। द्रव्यों के अंदर आश्रित होते हैं और यथा पूर्व मतलब पहले वाला रस जो है वो बलवान होते जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रसों का वात आदि पर प्रभाव। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि जो हमारे बॉडी के अंदर त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनकी बात कर ली थी, उनके गुण भी देख लिए थे हमने। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे 6 रस बताए गए हैं उनका वात आदि दोषों पर क्या प्रभाव होता है। तो देखो उनमें प्रथम 3 जो रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण रस, ये क्या करते हैं? वात दोष को नष्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट के 3 बताए थे, तिक्त कटु कषाय, ये क्या करते हैं? कफ दोष को नष्ट करते हैं। उसके बाद जो कषाय तिक्त मधुर रस है ये पित्त को नष्ट करता है। अब हम इसको थोड़ा सा जो साइंटिफिकली एंड थोड़ा इजी वे में समझते हैं, ठीक है। देखो ये है मेरा वात, पित्त और कफ, ठीक है। क्या बोल रहा है? वात को कौन सा रस खत्म करता है? मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस। अब क्यों करता है? देखो मधुर रस मीठा सबने खाया होगा, तो तुमने देखा होगा कि मीठा रस जो है वो स्निग्ध गुण वाला होता है, ठीक है। अभी ये चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने गुण समझे नहीं कि जो 20 गुण कौन से होते हैं, बट थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मीठा रस कैसा होता है? थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है, ठीक है। तो और वात दोष के गुण याद करो, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि वात जो है वो रुक्ष होता है, तो ठीक है। तो चिपचिपा और रुक्ष अपोजिट हो रहा है ना दोनों, इसी वजह से जो मधुर अम्ल लवण रस हैं ये क्या करते हैं? ये वात को नष्ट करते हैं। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा कषाय, तिक्त और कटु का, ठीक है। तो जो हमारा कफ दोष है, कफ दोष जो है वो हमारा कैसा होता है? वो हमारा होता है चिपचिपा या स्निग्ध टाइप का, गीले टाइप का। और ये जो हमारे लास्ट वाले तीनों रस होते हैं ना, कटु तिक्त कषाय, ये रस जो है हमारे रुक्ष होते हैं हम, तो ये भी एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं। इस वजह से कफ दोष को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। उसके बाद वाले रस होते हैं हमारे कषाय, तिक्त और मधुर रस, ये जो है पित्त को कम करते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम लॉजिक है। पित्त हमारा कैसा होता है? उष्ण होता है, और ये रस जो है हमारे ठंडे होते हैं, गर्मी को कम करते हैं। इस वजह से ये जो है क्या कम कर रहा है? पित्त को हमारे। तो इनको भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं, ठीक है। अच्छे से लर्न कर लेना, रट लेना बिल्कुल इस चीज़ को। नेक्स्ट हम समझते हैं
रसों का वात आदि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा भगवान पुनर्वसु ने इस प्रकार की है। ठीक है, तो ये तो तुम पढ़ सकते हो। वक्तव्य जो मेन पार्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्यों का वर्णन। अब द्रव्य क्या होते हैं, विधि भेद से द्रव्य जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक जो है शमन होता है, एक कोपन होता है और एक जो है स्वस्थ हित होता है। अब ये क्या बला है, हमको तो कुछ समझ नहीं आया, हम तो नया नया पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्ट। ठीक है, मैं हूँ ना यार, बैठी हूँ बताने के लिए, सब्र रखो थोड़ा। ठीक है, तो द्रव्य कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले शमन द्रव्य। शमन मतलब जो कम करे किसी भी चीज़ को। ठीक है, लाइक तुमको मान लो खांसी सर्दी हो रही है, ठीक है, तो तुम ऐसी कुछ चीज़ को कंज्यूम करोगे जो तुम्हारी खांसी सर्दी को कम कर दे। ठीक है, या फिर तुमको फीवर आ रहा है, तुम ऐसी मेडिसिन लोगे जो तुम्हारे फीवर को कम कर दे। उन्हीं द्रव्यों को क्या बोलते हैं, शमन बोलते हैं हम। कोपन द्रव्य जो बढ़ा दे, जैसे तुमको खांसी सर्दी हो रही है तो तुम और उल्टा आइसक्रीम खा लोगे तो तुम्हारी सर्दी कम होने की जगह बढ़ेगी ना। उन द्रव्यों को क्या बोलते हैं, कोपन, जो हमारी दोषों को जो है वो बढ़ा दे, कोप कर दे। और स्वस्थ हित जो स्वस्थ पुरुष को बनाए रखे, मतलब उसकी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में बनाए रखे, शरीर को स्वस्थ बनाए रखे, वो द्रव्य होता है हमारे स्वस्थ हित। आज हम समझते हैं शमन द्रव्य जो वात आदि दोषों को शमन करने वाला हो, मतलब कम करने वाला हो दोषों को। कोपन द्रव्य जो वात आदि दोषों को कुपित मतलब उभारने वाला हो, बढ़ाने वाला हो। और स्वस्थ वेद जो स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला हो, जो हेल्दी उसकी लाइफ स्टाइल है या जो उसकी बॉडी जो है वो एक हेल्दी स्टेट में उसी को बनाए रखे। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं शमन द्रव्य को। शमन द्रव्य के एग्जाम्पल में बताए गए तेल, घृत और मधु। ठीक है, तो तेल के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है, स्निग्ध होता है, ठीक है, गीला गीला होता है ना, चिपचिपा टाइप का, चिकना टाइप का तेल होता है ना, वही है स्निग्ध चीज़। उष्ण होता है, गर्म होता है। तेल की कभी भी देखोगे कि सिर में किसी ने एग्जाम्पल ले लो कि जब हम है ना हमारे ऑयलिंग करते हैं ना हेयर के अंदर तो हमको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो वही चीज़ बता रहा है कि तेल कैसा होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है। तेल जो है वो गुरु होता है, भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो गुरु भी हो गए हैं यहाँ पे। होने के कारण क्या करता है, वो वात दोष का शमन कर रहा है, मतलब वात दोष को क्या कम कर रहा है हमारा तेल। ठीक है, क्योंकि तेल वात आदि दोषों के विपरीत गुण है। क्यों कम कर रहा है, क्योंकि तेल के जो ये 3 गुण बताए ना यहाँ पे, इन गुणों ये जो है वो अपोजिट है वात दोष के गुण के, इसीलिए जो है तेल जो है वो वात दोष को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं घृत के। घृत के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है, घी जो है वो ठंडा होता है। कभी भी मम्मी से पूछना अभी अभी जाके कि मम्मी घी ठंडा होता है गर्म होता है, मम्मी बताएगी तुम्हें कि घी जो है वो ठंडा होता है। ठीक है, मधुर भी होता है, शीत होता है एंड मधुर होता है, मीठा भी लगता है। घी खा के देखना, घी का रस जो है वो मधुर होता है, शीत होता है। घी जो है वो मंद क्वालिटी का होता है, मंद गुण वाला होता है। ये गुण अभी इतने अच्छे समझ नहीं आएगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी कि 20 जो गुण कौन से होते हैं। ठीक है, ये सब गुण होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले पित्त दोष का शमन करता है। किसका शमन करता है, पित्त दोष को कम करता है घी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मधु। इस मधु मतलब शहद होता है, हनी। उसकी क्वालिटीज़ होती है, रुक्ष होता है वो, उसकी क्वालिटीज़ होती है, तीक्ष्ण होता है वो, एकदम पेनिट्रेट करने वाला, तीखा टाइप का। कषाय होता है वो, कसेला गुण वाला होता है। इन गुणों के कारण जो है वो कफ दोष का शमन करता है। किसका शमन करता है, कफ दोष का। अब ऐसी चीज़ जो है पैराग्राफ के अंदर तो हमको पढ़ने में देखो मौत आती है, तो हम क्या करेंगे, साइड के अंदर बनाएंगे वात, पित्त, कफ। वात को कौन शमन कर रहा था, तेल कर रहा था। पित्त का कौन शमन कर रहा है, घृत कर रहा है। और कफ का कौन शमन कर रहा है, कफ का शमन मधु कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ऐसा टेबल बनाना जिससे जब रिवीजन करें तब हमको इतनी ऐसी पार्ट पढ़ के ही पूरा सब हमको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोपन द्रव्य को डिटेल के अंदर। कोपन द्रव्य हमने देखा था ना, बढ़ाने वाले, उभारने वाले। जो द्रव्य वात आदि दोष, रस आदि धातु, जो तीनों दोष सप्त धातु, रस आदि धातु, जो 6 रस है उनकी बात करी गई है और धातु की बात करी गई, और जो 3 मल होते हैं इन सभी चीज़ों को कुपित कर दें, मतलब इन सभी चीज़ों को बढ़ाने का काम करें, उभारने का काम करें, मतलब काम बिगाड़ने वाला काम कर रहा है। ये सीधी सी बात है, आग लगा रहा है, ये कोपन है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या आ गई, यवक आ गई। यवक क्या होता है, शुकधान्य। ये क्लास होती है हमारी शुकधान्य, अन्न की क्लास होती है, खाने का कुछ टाइप होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, एक चैप्टर है अपना ये। विशेष पठित द्रव्य, ठीक है, पाटल होता है हमारा, ये व्रीहि धान्य होता है। देन माश, उड़द की दाल होती है जो हमारी सफ़ेद वाली दाल आती। मछली हो गई, आम मूलक हो गया, सरसों का तेल हो गया, मंदक हो गया, दही मतलब दही हो गई, किलाट हो गया जो हमारा
जो दूध वगैरह से जो जमा के निकालते हैं ना, किलाट हो गया। विरुद्ध पदार्थ हो गए मतलब जो इनकम्पैटिबल फूड है। विरुद्ध पदार्थ मतलब जो इनकम्पैटिबल फूड है, जैसे कि दूध हो गया, मछली का एक साथ सेवन करना। ठीक है, ऐसे बड़े बूढ़े घर में बोलते हैं ना कि अगर तुमने आज मछली खाई है तो आज दूध मत पियो, अगर तुमने आज बैगन खाया है तो आज तुम दूध नहीं पी सकते हो। वही चीज़ है हमारा विरुद्ध पदार्थ, दूध और मछली, इनका एक साथ सेवन करना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे दोष को, धातु को, रस को, मलों को, इन सब चीज़ों को जो है उभार देती, मतलब इनका एक जो नॉर्मल बैलेंस बना रहता है ना, उस बैलेंस को जो है ये ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी स्वस्थितम की। तो ऋतुचर्या नामक अध्याय में जिन जिन सेवन करने को, जिनका सेवन ना करने को कहा गया, उन सबको यथाविध विधि का निषेध कर, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझो। आगे के जो चैप्टर है उसके अंदर हमको दिनचर्या और ऋतुचर्या बताएंगे। दिनचर्या दैट इज़ हमारी जो डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, जिस डेली रूटीन में हमको क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ऋतुचर्या मतलब सीज़न, जैसे कि गर्मी आ रही है, ठंड आ रही है, बारिश आ रही है, सीज़न के अकॉर्डिंग हमको क्या एक्टिविटीज़ करनी है और किस तरह का हमको खाना खाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो स्वस्थितम के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों प्रकार के द्रव्यों का वर्णन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर्य का वर्णन। अब ये वीर्य कौन सी बला है? वीर्य को नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं समझूँ तुम लोगों को, तो तासीर। तुमने घर में एक बात सुनी होगी कि जब हमको बड़े बूढ़े बोलते थे कि इस चीज़ की तासीर गर्म है तो इसको गर्मी में मत खाओ, या फिर ये इस चीज़ की तासीर जो है वो ठंडी होती है, इसको ठंडी में मत खाओ। तो वीर्य वही है जो हमारा द्रव्य है या द्रव्य, उसकी जो एक्टिव पोटेंसी को बोलते हैं, काम करने की चीज़ को, वो हमारा वीर्य कहलाता है। ठीक है, तो वीर्य आ जाओ। वीर्य द्रव्यों में शीत गुण और उष्ण गुण की अधिकता से दो प्रकार के वीर्य माने गए हैं। महर्षि चरक ने अपनी संहिता में किन्हीं दो आचार्यों के मत को बताया गया है। ठीक है, तो अब वीर्य जो है डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट मान दिए, बट फिलहाल हम सिर्फ दो ही वीर्य का वर्णन करेंगे, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। ठीक है, अब वीर्य का जल्दी से श्लोक देख लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि आचार्य चरक ने बताया गया। वीर्यम तु क्रियते येन या क्रिया न वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्यकृता क्रिया। ठीक है, इस श्लोक को लर्न कर लेना, क्योंकि ये श्लोक आगे भी काम आने वाला है, सेकंड प्रॉफ में भी काम आएगा, हर जगह काम आ जाएगा यार, कर लेना, मान लो यार मेरी बात। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं विपाक का वर्णन, कि विपाक क्या आ गया है। ठीक है, तो विपाक क्या होता है? विपाक होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ, हमने जो भी खाना खाया, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने खाया आज आलू खाया। ठीक है, तो आलू खाया, आलू तो तुम लोगों को पता है ऊपर से पढ़ के आओगे नीट के टाइम पे कि डाइजेशन होता है हमारा स्टमक में, एंड डाइजेशन होने के बाद जो है इतने स्मॉल पार्टिकल के अंदर वो होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा न्यूट्रिएंट। ठीक है, बट अब विपाक की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें डाइजेशन होने के बाद एक जो है रस बनता है, एक स्पेसिफिक रस बनता है। ठीक है, जो डाइजेशन होने के बाद बन रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? विपाक बोल रहे हैं। इसको जो है हम आगे के चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे, विपाक क्या होता है, विपाक का भी श्लोक है, विपाक के भी टाइप बताए गए। फिलहाल हम थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी ले रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि विपाक होता क्या है। भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त ना हो, जो भी हम द्रव्य जिसके अंदर जो भी हम चीज़ को इंटैक्ट कर रहे हैं, आहार को, उस चीज़ को द्रव्य बोल रहे हैं, जिसका कोई सा भी रस, मतलब जो उसका टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक नहीं हो, फिर भी उसका विपाक जो है वो तीन प्रकार का बताया गया। कौन सा? मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। ये चीज़ याद रख लो। विपाक कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। प्रायः सभी प्रकार के रसों वाले द्रव्यों का भाजन पाचलकांड के पत्रार्थ बाद कार्य रूप में जिसका अनुमान निर्णय किया जाता है, वह जठराग्नि, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव फायर को जो है जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो वो फायर मतलब डाइजेस्टिव का कॉम्बिनेशन हुआ तभी हमारा खाना पचा, और उसके पाक होने के बाद मतलब पचने के बाद उपर्युक्त 3 प्रकार के जो है पाए जाते हैं। 3 प्रकार के विपाक पाए जाते हैं, मधुर तथा लवण रस वाले। मतलब ये बोल रहा मधुर विपाक किन द्रव्यों को होगा? जो फूड मधुर रस वाला हो और लवण रस वाला हो, उसका विपाक मधुर होएगा। ठीक है, मधुर रस और लवण रस वाले जो भी फूड हमने कंज्यूम करा है उसका विपाक जो है वो मधुर होएगा। देन अम्ल रस वाली, अगर हमने कुछ भी खट्टी चीज़ खाई है तो उसका विपाक जो है वो अम्ल होएगा। और अगर हमने कटु, तिक्त, कषाय रस वाले द्रव्यों का अगर हमने कंज्यूम करा है तो उसका विपाक कटु होएगा। ये लर्न करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लेना। ठीक है, देन
आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे, द्रव्यों के गुणों का वर्णन, जिसकी मैं बात कर रही थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका श्लोक कर लेना। ये वाला श्लोक जो है हमारा, क्योंकि हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं तो ये वाग्भट के अकॉर्डिंग है, बट आगे जो आचार्य चरक ने भी श्लोक बताया गया है, तो तुम लोग की इच्छा है कि तुम लोग वाग्भट वाला करो या चरक वाला करो। तो श्लोक होता है हमारा ये श्लोक, इसको लर्न कर लेना। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणः ससूक्ष्म विषाद विषमति सविपर्यः। ठीक है, तो गुण कितने होते हैं? ये गुण जो है 20 होते हैं टोटल, और ये 20 गुण जो है वो हमारे आयुर्वेद के अंदर काम आने ही आने हैं। इन 20 गुणों को याद कर लेना। मतलब गुण ऐसे हैं कि 10 गुण हैं और उसी की क्वालिटीज़ के 10 गुण और बताए गए, तो टोटल जो है 20 गुण हो गए। अब वो 10-10 कैसे हैं बताती हूँ मैं। जैसे कि गुरु है, एक खाने में जो है भारी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल उड़द की दाल जो है वो भारी होती है, अब वहीं पे जो है उसका अपोजिट जो है वो लघु आ गया, हल्का हो गया, ठीक है। खाने के अंदर मूंग की दाल जो है वो हल्की होती है। तो ऐसे हर चीज़ में ये गुण जो है वो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट देखो, मंद का अपोजिट तीक्ष्ण, शीत का अपोजिट उष्ण, स्निग्ध का अपोजिट रुक्ष, श्लक्षण का अपोजिट खर, सांद्र का अपोजिट द्रव, मृदु का अपोजिट कठिन, स्थिर का अपोजिट सर, सूक्ष्म का अपोजिट क्या लिखा है ये, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। सूक्ष्म का अपोजिट हम देख लेते हैं, ससूक्ष्म विषाद विषामति, विषाद, और ये विषाद का अपोजिट जो है पिछिल बताया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे टोटल 20 गुण बताए गए हैं, तो इनको लर्न कर लेना। जैसे ये टेबल बताई गई है, ये टेबल लर्न कर लेना। यहाँ पे बताया गया है हमारा जो हमने यहाँ पे मिस प्रिंट हुई थी ना, सूक्ष्म जो छोटा है तो उसका अपोजिट जो है उसको बारीक बोला, उसका अपोजिट जो है वो स्थूल है। मतलब जो छोटी चीज़ है उसका अपोजिट स्थूल होगा ना, इसकी बात करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रोग एवं आरोग्य के कारण जो डिसीज़ रोग, ठीक है, रोग दैट इज़ अ डिसीज़, जिसको रोग हो रहा है, और आरोग्य जो रोग नहीं हो रहा, उसके कारण क्या है। उसके कारण बताए गए हैं काल, अर्थ, कर्म के हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, या फिर रोग की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं काल, अर्थ, कर्म का सम्यक योग। अब इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है। काल बोल रहा है जो भी हमारे सीजनल चीज़ें, ठीक है, ये काल का मतलब यहाँ पे समझ लो जो भी सीजनल चीज़ है, मतलब ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग। अर्थ का मतलब समझ लो जो भी हमारी पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है। अभी तक पता चल गई होगी ना, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, मतलब 5 सेंस ऑफ ऑर्गन बताए गए आयुर्वेद के अंदर, तो उनका बताया गया। अर्थ का मतलब, एंड कर्म का मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं अच्छा बुरा वो सारे कर्म, उनका हीन योग मतलब उनका कम उपयोग करना, मिथ्या योग उनका गलत ढंग से योग होना, या फिर अति योग उनका बहुत ज़्यादा योग होना। उस चीज़ की वजह से जो है क्या हो रहा है, हमको रोग और आरोग्य के कारण बन रहे हैं, ठीक है। अब हम काल को डिटेल में देखते हैं। आयुर्वेद दृष्टि से यह 3 प्रकार का होता है काल हमारा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इसी को जो है हम मौसम या मौसम भी कहते हैं। इसका विभाजन इस प्रकार किया गया है, शीतकाल ठंडी, उष्णकाल गर्मी और वर्षा काल। इन कालों के समूह को वर्षा, वत्सर या संवत्सर, मतलब जो साल, जो ईयर हम बोलते हैं ना 12 मंथ का, उसको संवत्सर कहा गया है। यहाँ इन तीनों कालों से संबंध होता है। इन कालों में क्रमशः शीत उष्ण वर्षा जो अधिक होती है तो वह अति योग हो गया, जब थोड़ा कम हुआ तो हीन योग हो गया, और अपनी सीमा के विपरीत हुआ तो वो मिथ्या योग हो गया। फॉर एग्जाम्पल गर्मी के दिनों के अंदर जो है ढेर सारी बारिश हो गई तो वो मिथ्या योग हो गया। अब हम अर्थ समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी बात करेगा अर्थ में। श्रोत इंद्रियाँ, जिससे हम सुनते हैं, हमारे ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आदि ज्ञानेंद्रिया द्वारा जिन जिन विषयों का ग्रहण किया जाता है उन्हीं को इस प्रकरण में अर्थ कहा गया है। इन अर्थों का अपने अपनी इंद्रियों के साथ अधिक संयोग होना, ठीक है, इंद्रियों का अधिक संयोग होना, तो वो जो है क्या कहलाता है, अति योग कहलाता है। जैसे कि कभी कभी श्रोत इंद्रिय कान हमारा, अगर उसकी इंद्री जो है हमारी श्रोत इंद्रियाँ है हमारे कान की, अगर उसका ज़्यादा संयोग हो, कभी कभी देखा नहीं ऐसे बोलते कि अरे उसके कान बज रहे हैं यार, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है हमने, मम्मी ने आवाज़ तो नहीं दी पर कान बज रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा संयोग होना तो हीन योग कहलाता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी चक्षु इंद्रियाँ मतलब आईज है, वो दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं देख पा रहा है, तो क्या हो रहा है, आयोग हो रहा है, अपनी इंद्रियों के साथ संयोग अच्छे से नहीं हो रहा उसका, ठीक है। या फिर जो है मिथ्या योग बोल लो, जो मतलब जो है गलत तरीके से योग हो रहा है। अर्थ समझ आ गया। नेक्स्ट हम समझते कर्म। कर्म के अंदर जो है वो हमारे कर्म है, जैसे वाणी, जो काम हम बोल के कर्म कर रहे हैं, मन से कर्म कर रहे हैं, और शरीर की प्रवृत्ति या चेष्टा का नाम जो है कर्म बताया गया है,
ठीक है। तो इसको सम्यक योग जब इन चीज़ों का जो है एक लेवल के अंदर होता है संयोग, तो वो क्या कहलाता है, हमारा संयोग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, वो है रोग और आरोग्य के भेद। वात पित्त कफ इन तीनों दोषों की विषमता जब ये नॉर्मल स्टेट में नहीं रहे, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, विषम अवस्था का नाम जो है वो रोग है। रोग कब होएगा, जब ये तीनों दोषों का इम्बैलेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अर्थात दोषों के विषम, किसी भी बढ़ जाना या किसी का घट जाना, हमने बात करी थी ना अभी, हो जाने से किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है। और जब उक्त दोष समान स्थिति में रहे, मतलब नॉर्मल स्टेट के अंदर रहे, तो वो आरोग्य होता है, तब उसको कोई रोग नहीं होता है। अब रोग के दो भेद बताए गए हैं, एक होता है हमारा निज और एक होता है आगंतुज। निज मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो वात पित्त कफ तीनों दोष हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से जो भी डिसीज़ होगी वो कहलाएगी हमारी निज। एंड आगंतुज अभिघात आदि बाहरी कारण, मतलब अगर मैं जा रही थी रास्ते में और सामने से जो है मुझे एक साइकिल वाले ने ठोक दी, ठीक है, तो मुझे चोट लग गई, तो उस वजह से जो भी मुझे डिसीज़ होगी या जो भी रोग हो रहा है वो कहलाएगा आगंतुज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दो प्रकार के रोग के अधिष्ठान। अब जो डिसीज़ हो रही है उसका अधिष्ठान वो कहाँ रहेगा, ठीक है। तो रोगों का अधिष्ठान जो है आश्रय स्थान, मतलब जो जहाँ पे आश्रय करेगा, जहाँ पे रहेगा, वो भी दो होते हैं, एक काय, एक शरीर के अंदर और एक मन के अंदर, ठीक है। भेद से जो है काय और मन की बात करी गई है। जैसे काय शरीर के अंदर जो रोग होते हैं वो होते हैं बुखार हो गया, रक्त पित्त हो गया, कास हो गया, श्वास हो गया, सर्दी खांसी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हमारे, इनका अधिष्ठान क्या होता है, काय हमारा शरीर होता है। शरीर का जो है पर्यायवाची होता है काय, कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा रोगों के दूसरा जो अधिष्ठान है वो होता है मन। अब मन के अधिष्ठान जैसे कि मूर्छा, बेहोशी, वो मन की वजह से, संन्यास ले लिया उनने, भूत उन्माद हो गया, अपस्मार, एपिलेप्सी वगैरह, ये सारे रोग जो इनका अधिष्ठान मन वगैरह बताए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानसिक दोष। अभी तक जो दोष की हमने बात करी थी, वात पित्त और कफ, वो तीनों दोष क्या थे, वो तीनों दोष जो है हमारे शारीर के दोष थे, जो हमारे काय के देह वाले दोष थे। अब हम बात करते हैं मानसिक दोष। मानसिक दोष जो है वो दो प्रकार के होते हैं, रजस रजोगुण और तमस तमोगुण। गुण जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तम, ठीक है। लेकिन सत्व के अंदर जो है कुछ भी गंदी क्वालिटीज़ नहीं है, इसलिए जो है वो दोष नहीं बना, वो गुण का गुण में ही रहेगा। जैसे होता है ना, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, बट उनमें से एक बच्चा जो एकदम आज्ञाकारी है, तो वो एकदम प्यारा प्यारा बच्चा रह गया, और 2 बच्चे जो है वो गलत लाइन में चले गए, ठीक है, गांजा गांजा फूक रहे हैं, ठीक है। सत्व रजस तम, उसके बाद जो है रोगी की परीक्षा है। यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद नहीं हो तो ठीक है लाइक करना, इसके अंदर जो है मैंने बात करी है। अब हम इम्पॉर्टेंट श्लोक भी एक बार देख लेते, कुछ रह तो नहीं गया है। ये श्लोक तुम लोग कर सकते हो कि कौन से 2 प्रकार के मानसिक दोष होते हैं, रजस्तमश्च मनसो दोष होते, ठीक है। देन और क्या बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एक श्लोक ये था हमारा, इम्पॉर्टेंट श्लोक था, मैंने बताया था, इसको कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव तो 100% यहाँ से आएंगे ही। और देन विपाक का जो श्लोक यहाँ पे बताया नहीं है, नहीं तो मैं बता देती। इसका श्लोक होता है जाश्रेन अग्निना योगद्दु देती रसांतनम रसानाम परिणामन्ते स विपाक इति स्मृता। इसको जो है हम 8th चैप्टर में बात करेंगे, विपाक को डिटेल में बताया गया है। देन वीर्य का मैंने श्लोक तुमको यहीं पे ही बता देंगे, 8th चैप्टर में इसको भी और डिटेल में बताया गया, हम बात करेंगे। ये श्लोक यहाँ पे कर लेना। और कुछ देख लेते हैं, और कुछ रह गया है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।